16 में बोला गया है इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द एक्रुअल ऑफ द राइट टू सू वेयर अ पर्सन हु वुड इफ ही वर लिविंग हैव अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन डाइज बिफोर द राइट एक्रूज और वेयर अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन एक्रूज ओनली द डेथ ऑफ अ person the period of limitation shall be computed for the time where there is a legal representative of the deceased capable of instituting such suit और मेक सच एप्लीकेशन। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी पर्सन का डेथ से पहले अगर जो राइट है वो उसका बनता है कि वो किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है ना। तो अब अगर उसकी डेथ हो जाती है तो डेथ के बाद जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे तो उनके पास उतना ही टाइम होगा सूट को फाइल करने का। फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे ए है उसके पास राइट है कि वो बी के अगेंस्ट जो है कोई केस फाइल कर सकता है, उसके पास कोई कॉज ऑफ एक्शन है और वो उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है ना। लेकिन जो उस ए है उसकी डेथ होगी। अब आज जैसे ए की डेथ हुई तो आज जो ए का बेटा है वो है मतलब माइनर है आज, मतलब 15 साल का है। तो अब उसका जो टाइम पीरियड स्टार्ट होगा तो वो होगा जैसे जब वो 18 साल का होगा तब वहां से उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा उसके मरने के बाद। ठीक है, क्लियर? ये फर्स्ट वाला पॉइंट तो था प्लेंटिफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट है डिफेंडेंट के लिए। वेयर अ पर्सन अगेंस्ट हुम इफ ही वर लिविंग अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन वुड हैव accrued dies before the right accrues or where a right to institute a suit or make an application against any person accrues on the death of such person the period of limitation shall be computed from the time where there is a legal representative of the deceased against whom the plaintiff may institute such suit or make सच एप्लीकेशन। तो ये वाला जो ये वाला सेक्शन है ये डिफेंडेंट पे भी वैसे एप्लीकेबल होगा। मान लो ए ने बी के ऊपर केस फाइल कर दिया। अब पहला किसके लिए था ना? पहला वाला प्लेंटिफ के लिए था जिसको कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो। अब वो चाहता है कि फॉर एग्जांपल ए ने बी से कोई एग्रीमेंट किया, अब ए के साथ बी ने उसमें कुछ फ्रॉड किया या कुछ भी किया तो उसके पास कोई कॉज ऑफ एक्शन आ गया। अब ए जो है कोर्ट में केस फाइल करने जाता है, लेकिन वो कोर्ट में केस फाइल करे इससे पहले उसकी डेथ होगी विद इन टाइम। अब जिस दिन उसकी डेथ हुई उसके जो राइट था केस फाइल करने का उसके एलआर्स को जाएगा, उसके बेटे को जाएगा, बेटी को जाएगा, वाइफ को जाएगा। अब उसका बेटा मान लो उस टाइम पीरियड पे जो है माइनर है तो अब उस माइनर थोड़ी केस लड़ सकता है, तो अब वो टाइम पीरियड स्टॉप हो जाएगा जब तक वो बच्चा जो है मेजर नहीं हो जाता। जब वो मेजर हो जाएगा तो फिर वो टाइम पीरियड उस बच्चे को मिल जाएगा। ठीक है, वैसे सेम डिफेंडेंट का अगर डिफेंडेंट को अगेंस्ट कोई केस आता है और डिफेंडेंट का जो डिफेंडेंट की उस टाइम पे डेथ हो जाती है तो इसके एलआर्स को अगर पार्टी बनाना है लेकिन वो एलआर जो अभी माइनर है तो उसके लिए भी वो टाइम पीरियड तो भी स्टार्ट होगा जब वैसे ही स्टार्ट होगा जैसे उसके डिसीज्ड फादर को मिलना था। तो वो भी उसके लिए तभी मिलेगा उसको जब वो मेजर होगा या साउंड माइंड होगा जो भी मतलब होता है। जैसे इसमें 3 चीजें बताई हुई हैं ना डिसेबिलिटी की, माइनर, अनसाउंड माइंड और इडियट। अगर ये डिसेबिलिटी है तो फिर पर्सन का टाइम रुका रहता है, लेकिन अगर ये सीज हो जाते हैं तो टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो सेम ऐसे अगर डिफेंडेंट है और उसके पास राइट है उसके अगेंस्ट अपना सूट को वो करने डिफेंड करने का और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फिर वो टाइम पीरियड उसके बेटे को मिलेगा। ठीक है, क्लियर? और अब ये राइट टू इसके थर्ड पैराग्राफ में बोला गया है कि ये जो क्लॉजेज हैं 1 और 2 ये प्रीएम्पशंस राइट पे जो है अप्लाई नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 7 प्रीएम्पशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो राइट जैसे ए और बी है और सी है। अब ए के पास जो है ए और बी जो है एक दूसरे के नेबर हैं। ठीक है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी मैंने बताया था ना ए ने अब अपनी प्रॉपर्टी बेचनी तो वो डायरेक्ट सी को नहीं बेचेगा, पहले वो बी को पूछेगा कि भाई तूने तेरे साथ प्लॉट लगता है तो तूने तो नहीं लेना। तो उसको बोलते हैं प्रीएम्पशन। हाँ जी, प्रीएम्पशन राइट मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी पे ही चलता है। हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही चलता है ये। और हाँ जी, ये इमूवेबल के लिए ना लैंड के लिए। हाँ जी, हाँ जी।
नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड ठीक है। और मिस्टेक, सेक्शन नंबर 17, वेयर इन द केस ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर विच अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रेस्क्राइब्ड बाय दिस सेक्ट द सूट और एप्लीकेशन इज बेस्ड अपॉन द फ्रॉड ऑफ द डिफेंडेंट और रिस्पोंडेंट और हिज एजेंट or the knowledge of the right or title on which a suit or application is founded is concealed by the fraud of any such person as aforesaid. The suit or application is for relief for the consequences of a mistake. अब इसमें पता क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि अगर आपने कोई सूट या एप्लीकेशन ऐसी लगाई हुई है जो कि बेस्ड है किसी फ्रॉड के ऊपर या फिर मिस्टेक के ऊपर है, ठीक है, तो इसमें जो है और वो फ्रॉड और मिस्टेक किसके थ्रू हुई है, या तो दोनों पार्टीज की मिस्टेक है तो चलेगा, या फ्रॉड जो किया गया वो डिफेंडेंट के थ्रू किया गया है, ठीक है, या रिस्पोंडेंट ने किया है, या फिर उसको वो जो राइट और टाइटल वो मांग रहा है उसको पता है कि ये जो चीज़ें, फॉर एग्जांपल ऐसा भी तो इसमें ये भी एग्जांपल हो सकता है जैसे ए ने बी के अगेंस्ट सूट किया, जबकि सूट जो किया वो लैंड से रिलेटेड किया। अब बी को पता है कि वो लैंड में उसका कोई पोजेशन नहीं है, ना ही उसका पर्चों में नाम है ना कुछ है, और वो स्ट्रेंजर है उस लैंड में, और फिर भी वो कोर्ट को जो है मतलब मान लो उसने कोई पर्चे बनवा लिए, फर्जी पर्चे या विल बना लिए और बोला कि ये प्रॉपर्टी तो मुझे इसके फादर ने मेरे नाम पे कर दी है। अब वो फ्रॉड के थ्रू ही हुआ ना, तो अब ऐसे ऐसे फ्रॉड के थ्रू अगर कोई केस आ रहा है या उसमें कोई ऐसा फैक्ट है जिसको कंसील किया जा रहा है और या फिर मिस्टेक से हो रहा है, तो ऐसे ऐसे केसेस में भी जब ये फ्रॉड जो है सामने आ जाता है तो उसके बाद जो है उस बंदे के पास 1 साल का टाइम होता है कि वो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द फ्रॉड और सीजेशन ऑफ फोर्स एज द केस में कि वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है, और तब तक के लिए टाइम पीरियड जो है स्टॉप रहेगा। इसमें बोल रहा है कौन एप्लीकेशन यूज कर सकता मैं? मतलब कि इसमें बोला गया ना वेयर एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू इस्टेब्लिश द राइट ऑफ प्लेंटिफ और एप्लीकांट हैज बीन प्रूफ, मतलब इसमें एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। कैमरा नहीं चलेगा, हाँ जी, कैमरा नहीं चलेगा। चल नहीं रहा अब नहीं ना, मेरे यहाँ तो दिख रहा है। नहीं अब चल रहा है, चला था। ठीक है। जैसे मान लो ए और बी, इनका कोई इस सूट से लैंड से रिलेटेड जो है कोई केस चल रहा है, ठीक है। अब इस लैंड से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने थे ना, जैसे मान लो ए ने अपना केस प्रूव करना है तो उसको अपने केस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उनको भी प्रूव करना पड़ेगा, है ना। अब ये जो डॉक्यूमेंट प्रूव करने ये बी ने जो है कहीं से जानबूझ के छुपा के रखे हुए हैं इसकी कस्टडी में, और ये दे ही नहीं रहा है, इसने छुपा के रखे हैं ताकि इसके फेवर में जो है डिक्री ना हो जाए, तो वो फ्रॉड ही कर रहा है ना, इसने मतलब उसको उनको कंसील करके रखा हुआ है, ठीक है। अब ये जब तक नहीं देगा तब तक ये अपना केस जो है प्रूव नहीं कर पाएगा, तब तक के लिए टाइम पीरियड रुका रहेगा जब तक के लिए कि ये जो है ये प्रूव करेगा कि इसने जो है ये डॉक्यूमेंट जो है इसके पास है और इसने जो है वो छुपा के रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है ये रुका रहेगा तब तक जब तक के लिए कि ये प्रूव नहीं करता कि इसने छुपा के रखे, और जब तक ये जो है डॉक्यूमेंट्स इसको नहीं दे देता। एक ये एग्जांपल आ गया इसमें, तो कोर्ट नहीं बोलेगी तो कोर्ट के बोलने से थोड़ी चलेंगे वो, ये अब कोर्ट में भी तो कोर्ट में तो ये बोलेगा कि इसके पास है डॉक्यूमेंट, कोर्ट इसको समनिंग करेगी कि भाई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर, अब ये नहीं करेगा तो कोर्ट क्या कर सकती है उसमें, तो समन करके प्रोड्यूस करने के लिए डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बोल लेगी। अब कोर्ट में ये प्रूफ तो करेगा कि इसके पास ही है डॉक्यूमेंट, पहले जब तक ये प्रूव नहीं करेगा कि इसके पास डॉक्यूमेंट तो कोर्ट इसकी बात पे कैसे विश्वास करेगी। मतलब कोर्ट ए को टाइम देगा कि तू अपने डॉक्यूमेंट प्रूव कर दे, उसके बाद कोर्ट इसको बोलेगा कि अगर इसके पोजेशन में है तो तू ला और ला के उन डॉक्यूमेंट्स को प्रूव कर, तब तक के लिए जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं लेके आया तब तक इसका टाइम पीरियड रुका रहेगा, लेकिन ये होना चाहिए जेन्युइन कि कोर्ट तभी इसको टाइम देगा जब जेन्युइन होगा कि हाँ भी उसी के पास है डॉक्यूमेंट। ये ऐसे झूठ बोल दे कि इसके पास डॉक्यूमेंट है, कल को इसके पास डॉक्यूमेंट हुए नहीं तो
है ना। जी मैम। और या तो इसने कोई एक एप्लीकेशन लगाई हुई है, वो एप्लीकेशन ऐसी लगाई हुई है, या कोई ऐसा सूट कर दिया जो कि बेस्ड है फ्रॉड के ऊपर। मान लो मान लो ए ने बी के अगेंस्ट कोई, ए ने, ये दिख रहा है, जी मैम। ए ने मैम बी, थोड़ा थोड़ा लेफ्ट साइड लेकिन मैम। जी मैम। ए ने बी के अगेंस्ट जो है कोई केस कर दिया, ऐसे बाय फ्रॉड कर दिया, ठीक है। जी मैम। अब ए ने बी के अगेंस्ट फ्रॉड ऐसे ही झूठा केस कर दिया, तो ए के पास टाइम होगा कि तुम प्रूव करो कि इसने फ्रॉड करा हुआ है और फ्रॉड के थ्रू जो है मेरे ऊपर केस किया हुआ है। जो केस है वो बेस्ड है फ्रॉड के ऊपर, ठीक है। तो इसके पास टाइम मिलेगा इसको, जब तक ये टाइम, मैम क्या बोला? मतलब ये है कि ए ने बी के ऊपर केस किया, ठीक है, और बी ये बोल रहा है कि जी मैम। ए ने जो है मेरे ऊपर झूठा केस किया है। तो अब बी बोलेगा कि मतलब बी ने बोला कि मेरे ऊपर झूठा केस किया है, तो अब इसको टाइम मिलेगा कि तुम प्रूव करो कि इसने फ्रॉड किया है तुम्हारे साथ। तो अब जब तक फ्रॉड डिस्कवर नहीं हो जाता तब तक जी मैम। ये टाइम पीरियड जो है सस्पेंड रहेगा। जी मैम। और नेक्स्ट है, या फिर मान लो कोई ऐसे बाय मिस्टेक ही कोई हो जाता है, बाय मिस्टेक भी तो हो ही सकता है ना, कि ए ने जो है गलती से, ए ने बी के अगेंस्ट केस किया कि ये जो है ये मेरे घर से जो है कुछ मेरी ज्वेलरी है वो ले गया है, ठीक है। लेकिन जी मैम। जो 20 की ज्वेलरी ले गया होता है वो ये गलती से ले गया होता है, इसको ये मतलब बाय मिस्टेक ही इसके बैग में कोई ज्वेलरी चल जाती है, ठीक है, और ये इसके अगेंस्ट ऐसा केस कर देता है कि ये मेरी ज्वेलरी चोर के लेके गया है। तो अब कोर्ट इसको बोलेगी कि प्रूव करो कि इसने चोरी करी हुई है। तो मिस्टेक, अब बी ये बोलेगा ना बाय मिस्टेक हुआ है, तो बी प्रूव करेगा कि हाँ भाई मैंने बाय मिस्टेक लेके गया हूँ, तो बी के पास टाइम होगा मिस्टेक को प्रूव करने का। मैम जो टाइम रुका रहेगा वो उसी का करेगा कि नहीं होगा? हाँ जी, जो टाइम रुका रहेगा उसका मीनिंग ये है कि केस कब तक पेंडिंग रहेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे हम बात इसी करें कि अगर कोई सूट और एप्लीकेशन है फॉर विच अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जहाँ पे कोई लिमिटेशन ऑफ पीरियड जो है वो प्रेस्क्राइब किया गया है, लेकिन जो वो सूट है वो बेस्ड है किसी फ्रॉड के ऊपर, है ना। और वो जो फ्रॉड किया जा रहा है वो किसी डिफेंडेंट के द्वारा ही किया जा रहा है, ऑपोजिट पार्टी के द्वारा ही किया जा रहा है, या फिर वो उस केस में जो मटेरियल चीजें चाहिए वो उसने छुपाई हुई हैं, या फिर वो बाय नहीं मिस्टेक कर मैम रहा है। वो तो समझ गया। मैं बोल रहा हूँ कि जो टाइम टाइम रुका रहेगा उसका मीनिंग ये है कि केस पेंडिंग रहेगा तब तक डिग्री नहीं होगा। हाँ, तब तक के ये रुका रहेगा जब तक के लिए वो फ्रॉड डिस्कवर नहीं हो जाता, जब तक वो मिस्टेक सामने नहीं आ जाती, या फिर वो जो डॉक्यूमेंट जो उसने कंसील करके रखे हुए हैं वो उसके सामने पेश नहीं कर देते कोर्ट के सामने। तो इसमें लास्ट वाला प्रोवाइजो में यही लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट सच एप्लीकेशन इज मेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्कवरी ऑफ फ्रॉड और सीजेशन ऑफ फोर्स एज द केस में भी। अब जिस दिन फ्रॉड डिस्कवर हो गया उसके विद इन 1 ईयर जो है आप फिर उस एप्लीकेशन को लगा सकते हो। मतलब मैम समझा नहीं। यार अब मैं कैसे समझाऊं इसको, मतलब ये है कि किसी केस में कोई सूट है या कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, वो जो उसमें जो है विद इन टाइम पीरियड एक लिमिटेशन दी है कि आप लोग को इतने टाइम पीरियड में वो लगानी है। क्लियर। मतलब जब फ्रॉड हुआ उससे। मतलब ये सबको भूल जाओ, मान लो ए ने कोई एप्लीकेशन लगानी है, वो लगानी है विद इन 30 डेज, जी मैम। ठीक है, लेकिन वो इसलिए नहीं वो एप्लीकेशन लगा पा रहा है क्योंकि वो जो दूसरी पार्टी है वो जो है उसने कुछ फ्रॉड करा हुआ है। मान लो कुछ ऐसा जी फ्रॉड किया जो उसको रोक रही है उस एप्लीकेशन को मूव करने के लिए। जी मैम। क्लियर। और सेकंड थिंग ये है कि उस एप्लीकेशन के साथ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट लगने हैं जो कि ज़रूरी हैं, है ना, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है उस सेकंड पार्टी ने जो है वो कंसील करके रखे हुए हैं अपने पास। जी क्लियर। मैम। अब बोला गया है कि अगर जिस दिन वो फ्रॉड या फिर वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस बंदे के पास आ जाएंगे तो वो उस दिन से उसके पास 1 साल का टाइम होगा कि वो जो है एप्लीकेशन जो है मूव कर सकता है। अब क्लियर हुआ। जी मैम मैं समझ गया। ये मतलब बात सूट और एप्लीकेशन की कर रहे हैं ना,
लेकिन उसी सूट और एप्लीकेशन में जो डिफेंडेंट है वो ऐसे कुछ काम कर रहा है जिसमें वो फ्रॉड करके जो है वो उसको रोक रहा है उस सूट या एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए, जी मैम। है ना, ताकि वो विद इन टाइम पीरियड पे जो है वो कर ना पाए। जी मैम। क्लियर हुआ अब? जी मैम। ठीक है। मतलब सीधा सीधा इसका मतलब ये है कि उसमें जो एप्लीकेशन फाइल करनी थी जिसका टाइम पीरियड मान 30 लो, दिन था, हाँ, उसका वो मान टाइम लो ना, पीरियड जो है। आप मान लो मैंने आपके अगेंस्ट कोई केस फाइल करना, आपने मेरे साथ कुछ चीटिंग की है या कुछ भी किया है, ठीक है, आपने मेरे साथ कुछ भी कोई चीटिंग की है या कुछ भी किया है या कोई डॉक्यूमेंट आपके पास आप मुझे दे नहीं रहे हो जिसके बेस पे मैंने वो केस लगाना है, ठीक है। अब मैं वो केस, मेरे केस का वो टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है, मेरे पास जो है 1 साल का टाइम है या 3 साल का टाइम है उस केस को फाइल करने का। आपने मुझे विद इन टाइम पीरियड पे वो वाले डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करे या फिर मुझे रोका है आपने बाय फ्रॉड, बाय मतलब मान लो मैंने आपसे कोई अमाउंट ही लिया तो आपने मेरे को बोला कि मैं तेरे को दे दूंगा, तो आज नहीं मैं कल दूंगा, आप फिर तुम मुझे लारे लगाते रहे, ठीक है, उतने में मेरा टाइम पीरियड खत्म होता गया, ठीक है। अब तुमने मेरे साथ झूठ बोला, फ्रॉड किया, ठीक है, और या फिर जो डॉक्यूमेंट थे लगाने वो डॉक्यूमेंट तुम्हारी पोजेशन में, लेकिन तुमने वो छुपा के रखे हुए हैं, मुझे दिए ही नहीं तुमने विद इन टाइम पीरियड में। तो अब जिस दिन से वो फ्रॉड या वो डॉक्यूमेंट मेरी पोजेशन में आएंगे तो मेरा टाइम पीरियड अब तब से स्टार्ट होगा, उस दिन से फिर मेरे पास 1 साल का टाइम होगा उस सूट को चलाने के लिए या उस एप्लीकेशन को मूव करने के लिए। मतलब ये सूट पे भी चलता है, केस पे भी चलता है, और केस के अंदर जो एप्लीकेशंस होती हैं उन पे भी चलता है ये वाला सेक्शन। मैम समझ गया। तो फिर अगर उसके बाद जो टाइम था, अब वो टाइम शुरू होगा उस दिन से जब उसको डॉक्यूमेंट मिलेंगे। हाँ, जिस दिन या तो वो डॉक्यूमेंट अगर उसने कंसील करे हैं तो वो डॉक्यूमेंट उसको मिलेंगे, या उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो वो फ्रॉड, अगर जिस दिन, मान लो जिस दिन उसने वो फ्रॉड वो हुआ सीज हुआ उस दिन से होगा। मान लो तुमने मेरे को ऐसा बोल दिया कि भाई अगर तुमने मेरे अगेंस्ट केस किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, ठीक है, अब मैं इस डर की वजह से जो है केस नहीं कर पा रही हूँ, तो ठीक है। अब जिस दिन से मेरी ये जो तुम मेरे ऊपर ये दबाव बना रहे हो कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुम्हें केस किया, तो जिस दिन तुम्हारा ये दबाव मेरे ऊपर बंद होगा कि हाँ भाई मुझे लगेगा कि सीज हो गया ये मेरे ऊपर जो फोर्स है वो सीज होगी, तो उस दिन से मेरा जो ये टाइम पीरियड है शुरू हो जाए। इसमें फ्रॉड की, फोर्स की और डॉक्यूमेंट्स, 3 चीज़ों की बात की हुई है। जी मैम। क्लियर है? जी मैम। ये है इसमें, इसको एक बार ना दोबारा से पढ़ लेना ना, अगर नहीं आएगा समझ तब फिर मेरे से पूछ लेना, पर इसका यही मीनिंग, मतलब मोटा मोटा मीनिंग यही है, अगर तुम इसकी लैंग्वेज में जाओगे ना तो फिर ये टिपिकल सी है। अब इसमें देखो जो सेकंड पैर है ना उसमें बोला गया है, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट बिगिन टू रन अंटिल द प्लेंटिफ और एप्लीकेंट हैज डिस्कवर्ड द फ्रॉड और मिस्टेक और कुड विद reasonable diligence have discovered it, or in the case of concealed document until the plaintiff or the applicant first had the means of producing the concealed document or compelling its production। तो वही चीज़ आ गई ना, या तो ये उन कंसील्ड डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर दे या उस बंदे को कंपेल करे कि हाँ भाई ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर, या फिर वो मैम फ्रॉड। तो मैम वो करे ना तो फिर कोर्ट का केस तो पेंडिंग ही रखेगी। तो तब तक तो वो पेंडिंग है, जब जिसके बेस पे वो सूट डिसाइड होना है तो वो डॉक्यूमेंट तो ज़रूरी है। अब कोई केस है, मान लो प्रॉपर्टी का केस है, अब प्रॉपर्टी के केस में अगर आपके पास पर्चा जमाबंदी या जो जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं रेवेन्यू के वो अगर आपके पास है ही नहीं है तो आप अपना केस कैसे प्रूव करोगे? मान लो आपने वसीयत ही चैलेंज करी हुई है, तो जब तक आपके पास विल ही नहीं है तो आप कैसे उस केस को प्रूव करोगे? तो अगर मैम मान लो कोर्ट कब तक वेट आपने विल करेगा इसको? चैलेंज करी और अगर वो, हम्म, अगर एक बी ए को दे ही नहीं रहा वो कंसील्ड डॉक्यूमेंट तो कोर्ट कब तक वेट करेगा अगर बी देगा तब तक उसका टाइम पीरियड ही शुरू नहीं होगा ना, केस का। केस का टाइम पीरियड ही शुरू नहीं होगा, या तो वो फिर, यार ये जो होता है प्रोसीजर अलग चलता है ना, ये तो सिर्फ कहने की बातें ना, किताबों की बातें, लेकिन प्रोसीजर में ऐसा नहीं चलता है कोर्ट में। फिर कोर्ट समन करती है उनको, अगर समन के थ्रू नहीं आती तो वारंट भेजती है, ऐसे ऐसे वो तो कोर्ट के ऊपर है ना, फिर डिपेंड उसने कैसे मंगवाने हैं वो।
लेकिन जब तक उसकी पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे या जब तक वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसमें ये लिखा है फर्स्ट हैड द मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग द कंसील्ड डॉक्यूमेंट और कंपेलिंग इट्स प्रोडक्शन, जब तक वो नहीं करेगा तब तक कोई उसका टाइम पीरियड स्टार्ट ही नहीं होगा, शैल नॉट बिगिन टू रन। इसमें लिखा है द फ्रॉड और द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल नॉट बिगिन टू रन। जी मैम, समझ गया। क्लियर है? जी मैम। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 18, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। वियर बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड फॉर अ सूट और एप्लीकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट एंड एक्नॉलेजमेंट or liability in respect of such property or right has been made in writing, signed by the party against whom such property or right is claimed, or by any person through whom he derives his title or liability, a fresh period of limitation shall be computed from the time when the acknowledgement was so signed। अब इसमें बोला गया है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। दिख रहा है ये? जी मैम। मान लो यहाँ पे ए ने बी को जो है 5 लाख रुपीस दिए हैं, ठीक है। इसने बोला इसको, इसने जैसे मान लो एक 2023 को इसको 5 लाख रुपए दिए, और इसने बोला इसको कि तू मुझे एक 2025 को रिटर्न कर देना। दिख रहा है ये? जी मैम। ठीक है। अब ये 2025 आ गई, लेकिन ये जो है पैसे इसने वापस नहीं किए, तो अब इसके पास ये 2025 से जो है कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, है ना। अब इसके पास इस पैसे को क्लेम करने के लिए मान लो 1 ईयर है, 1 ईयर, ठीक है। लेकिन इसने 1 ईयर के अंदर जो है वो अपना पैसा जो है क्लेम नहीं किया, ठीक है। मान लो इसने मान लो इसमें 10, 11, 12, 2024 तक इसको कोई नहीं है कि पैसा क्लेम करना। अब इसके पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है, एक को इसका मतलब 11, 12, 24 तक इसने कोई पैसा क्लेम नहीं किया। अब इसके पास कुछ ही दिन बचे हुए क्लेम करने के लिए, है ना। क्लियर? ये समझ आया यहाँ तक? जी मैम। मैं 25 को वापस देने थे ना उसने। 1/1/2025 तक इसने वापस लेने हैं ना। जी मैम। अब इसने 1/1/2025 तक वापस नहीं लिए, तो अब इसके पास 1/1/25 को जो है कॉज ऑफ एक्शन आ गया ना। जी मैम। अब इसके पास टाइम पीरियड कितना है? 1 साल का टाइम पीरियड है, तो मान लो 1/1/2026 तक ये जो है क्लेम कर सकता है ना। जी मैम। ठीक है। मान लो इसमें इसने जो है यहाँ पे आगे 11/12/2025 तक इसने कोई पैसा क्लेम नहीं किया, कोई केस फाइल नहीं किया है। अब इसके पास कुछ ही दिन बचे हुए हैं ना इस केस को फाइल करने के लिए, हार्डली 25 डेज होंगे, 25 डेज बचे हैं इसके पास केस को क्लेम करने के लिए। लेकिन जो ये बी है, ये बी आता है इसके पास और बोलता है कि यार मैंने तेरे ना पैसे देने हैं, तो मैं तेरे को ना 1/1/2027 को दे दूंगा, ठीक है। ठीक है। अब इसने इसमें यहाँ पे आके एक रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दे दी, रिटर्न में लिख के दे दिया कि मैं तेरे को जो है तेरे पैसे जो 1/1/27 को जो है वापिस करूंगा, ठीक है। अब जब इसने यहाँ पे आके ये रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दी ना, तो अब यहाँ से इसका टाइम पीरियड जो है फिर से रन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पास अगर ये इस टाइम पे नहीं देता है तो फिर इसके पास 1 साल का टाइम पीरियड आएगा कि ये जो है इसके अगेंस्ट जो है केस कर सकता है, मतलब फ्रेश टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। इसका यहाँ आके टाइम पीरियड खत्म हो जाना था, लेकिन अगर इस टाइम पीरियड के खत्म होने से पहले पहले अगर बी आके कोई रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दे देता है कि भाई मैंने तेरे पैसे वापस करने हैं तो मैं तेरे को कुछ टाइम में दे दूंगा, ठीक है। तो वो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट अगर साइंड है ना और डेटेड है जिस दिन पे उसने ये रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दी है और साइंड है वो, तो उस दिन से फिर से इसका टाइम पीरियड ना रिन्यू हो जाता है, तो फिर उसके पास जो है उतना ही टाइम पीरियड आ जाता है जितना टाइम पीरियड उसके पास पहले था। क्लियर है?
इसका सेकंड पार्ट में लिखा है वियर द राइटिंग कंटेन द एक्नॉलेजमेंट इज अनडेटेड oral evidence may be given of the time when it was signed but subject to the provision of Indian Evidence Act oral evidence of its content shall not receive। अब इसमें ये जब हम एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे ना तो उसमें हम देखेंगे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको दिया हुआ है वो लिखा हुआ है जहाँ पे लिखना ज़रूरी था तो आप उस डॉक्यूमेंट को ही कोर्ट में प्रोड्यूस करके जो है एविडेंस में यूज़ कर सकते हो, आप उसका ओरल एविडेंस नहीं दे सकते है ना। लेकिन इसमें बोला गया है कि अगर उसमें डेट नहीं डाली है ना तो अगर वो अनडेटेड भी है ना तो आप उसकी जो है क्या बोलते ओरल एविडेंस के थ्रू उसको जो है प्रूव कर सकते हो उस एक्नॉलेजमेंट को। क्लियर है ये? इसमें रिटन स्टेटमेंट हाँ, जो एक्नॉलेजमेंट दी ना उस बंदे ने कि मैं तेरे को कुछ दिनों में टाइम मतलब तेरे पैसे वापस कर दूंगा, तो अगर उसमें डेट नहीं भी डाली, अगर वो अनडेटेड भी है तो उस रिटर्न अगर आपने कल को केस करना है तो आपको वो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट तो दिखानी पड़ेगी कोर्ट में कि ये इसने मेरे को लिख के दी थी और इसमें सिग्नेचर करके दिए थे। अगर उसमें डेट नहीं है तो आप उस डेट का ओरल एविडेंस भी दे सकते हो। ये एविडेंस का विषय ये आपको मैं जब एविडेंस पढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी, है ना। अभी अभी के लिए इतना याद रखो कि इसमें ओरल एविडेंस जो है सिग्नेचर का नहीं दे सकते लेकिन जो डेट है उसका दे सकते हैं। ये क्लियर हुआ एक्नॉलेजमेंट वाला? नहीं हुआ है तो अभी पूछ लो, फिर मैं एक और एग्जांपल दे दूंगी। नहीं मैम आ गया। क्लियर है ना कि अगर कोई आपको किसी ने आपसे पैसे लिए हैं और आपका अगर टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है ना और अगर आपको वो पैसे वापस नहीं कर रहा है लेकिन उस टाइम पीरियड के मतलब ख़त्म होने से पहले पहले अगर वो आके आपको बोल देता है कि यार मैंने तेरे पैसे देने हैं और रिटर्न में लिख के देता है कि मैंने तेरे पैसे इतनी तारीख को दे दूंगा और सिग्नेचर करके जाता है, तो फिर आपका वहाँ से टाइम पीरियड दोबारा से कंटिन्यू हो जाता है, फ्रेश टाइम पीरियड आ जाता है आपके पास। जी मैम। ठीक है, अब इसके जो ये एक्सप्लेनेशन है ना ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जी मैम। उसके बाद है सेक्शन नंबर 19 इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लीगेसी। फेयर पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ अ डेट और of interest on a legacy is made before the expiration of the prescribed period by the person liable to pay the debt or legacy or by his agent duly authorized in this behalf. A fresh period of limitation shall be computed from the time when the payment was made। अब इसमें बोला गया है कि जैसे मान लो किसी ने आपसे जैसे मान लो ए ने बी से 5 लाख रुपए लिए, ठीक है। अब वो 5 लाख रुपए लेके जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें जैसे एक एक आज लिए हैं और वो बोलता है मैं आपको अगले साल तक वापस कर दूंगा। तो आज है 23/9 है ना, तो अगले साल की 23/9/24 तक मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अब वो 23/9/25 के आने से पहले पहले वो 5 लाख तो नहीं देता लेकिन आके जो है 3 लाख रुपए आपको दे जाता है, ठीक है। अब बचा 2 लाख रुपया, तो अब वो 2 लाख रुपए के लिए जो है टाइम पीरियड जो है जिस दिन उसने 3 लाख रुपया दिया ना उस दिन से आपके पास फिर से नया टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा जिस दिन उसने वो पेमेंट कर दी। जिस दिन 3 लाख रुपए दिए? हाँ जी मैम। ठीक है, ठीक है। उसके बाद उस दिन से फिर से मिलेगा? क्या बोल रहे हो? एक के पास टाइम लिमिट बढ़ जाएगी कि बी के पास? जैसे मैंने आपको कोई 5 लाख रुपए दिए ना, आपने मुझे बोला जी मैम। मैम अगले साल मैं आपको वापस कर दूंगा। अब अगले साल की आज की तारीख आने से पहले पहले आप मुझे सिर्फ 3 लाख रुपए दे के 2 लाख आपने नहीं दिए, ठीक है। अब जिस दिन आपने मेरे को 2 लाख रुपए दिए ना 3 लाख रुपए दिए ना उस दिन से मेरे पास टाइम पीरियड नया हो जाएगा। जिस दिन आपने मेरे को पेमेंट करी कि मेरे पास नया टाइम पीरियड आ जाएगा कि आपको मैं सू कर सकती हूँ उन 2 लाख रुपए के लिए, क्योंकि मेरा टाइम पीरियड तो खत्म। मान लो आपने मेरे को पिछले कल ही आके 3 लाख रुपया दिया, अब मेरा तो आज टाइम पीरियड खत्म हो जाना था ना केस फाइल करने का, है ना। तो अब पिछले कल आके अगर आपने मेरे को 3 लाख पेमेंट कर दी है और बाकी का जो बकाया बचा है तो उसके लिए फिर मेरे पास नया टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। जी मैम। तो ये है इसमें। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन।
the expression agent duly authorized in this behalf in section 18-19 shall in the case of a person under disability include his lawful guardian, committee or manager or an agent duly authorized by such guardian, committee or manager to sign the acknowledgement or make the payment. अब इसमें ये बोला गया है कि अगर ये acknowledgement कौन सा सेक्शन है ये? सेक्शन नंबर 20 ओके। इसमें बोला गया है कि अगर कोई एक्नॉलेजमेंट या पेमेंट, जैसे आपने मेरे से पैसे लिए हैं लेकिन आपके भी हाफ पे, जैसे मान लो आपकी मदर आते हैं और मेरे को एक्नॉलेजमेंट दे के जाते हैं या मुझे पेमेंट करके जाते हैं हाफ, ठीक है। अब वो ड्यूली ऑथराइज है क्योंकि वो आपकी मदर हैं, या आपने अपने किसी फ्रेंड को ऑथोराइज करके रखा है कि भाई तुम मेरे भी हाफ पे जो है एक्नॉलेजमेंट दिया, या फिर जैसे मान लो मैं आपकी सीनियर हूँ, आप मेरे जूनियर हो, अब मैंने आपको ऑथोराइज किया है कि मेरे भी हाफ पे जितने भी काम है आप कर सकते हो। अब आप गए मेरे भी हाफ पे जाकर जो है कहीं पे रिटर्न एक्नॉलेजमेंट कराए या फिर कहीं पेमेंट करके आए, है ना, तो फिर वो वाली जो है वो भी माननी जाएगी। मतलब अगर मेरी भी हाफ पे अगर आपने वो एक्नॉलेजमेंट की है या पेमेंट की है, वो भी जो है लॉफुल माननी जाएगी, तो उसके भी हाफ पे भी बंदा आगे केस कर सकता है। हाँ जी, और वो ऐसे करने का क्या मतलब कि अगर जिसने जिसके भी आपको रिटर्न दिया, अगर उसने अलाउ ही नहीं किया होगा तो अलाउ नहीं किया होगा तब नहीं। अगर आप ड्यूली ऑथोराइज्ड हो ना, अगर आप मेरे एजेंट हो या मैनेजर गार्डियन हो, इसमें बोला हुआ है ना बाय सच गार्डियन, कमेटी और मैनेजर, वो अगर करके आते हैं या फिर जो भी ड्यूली एजेंट है ऑथोराइज्ड है मेरे भी हाथ पे वो करता है तब है, अदरवाइज अदर कोई पर्सन करेगा तो उसके लिए मैं लाइबल नहीं होंगी। मैम तो अगर वो भी नहीं चाहता, मतलब मेरा सीनियर ही नहीं चाहता कि मैं एक्नॉलेजमेंट दूं अपने बिहाफ पे करना, तुम नहीं चाहते वो तो अलग बात है। यहाँ पे मैं, अगर वो बंदा बड़ा ईमानदार है और वो जाके खुद ही एक्नॉलेज करके आ रहा है कि यार मैंने तेरे से पैसे लिए थे और मैं तेरे को वापस कर दूंगा, अभी मेरे को फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं तो अभी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, ईमानदार बंदों की बात कर रही हूँ मैं। क्लियर है? जैसा इस सेक्शन में बोला गया है ना, लिखा गया है, मैं उसके भी हाफ पे आपको बता रही हूँ। अब किसी बंदे ने लेके मुँह कर ही गया, अब उसने दिए ही नहीं तो उसके पास राइट था कि वो केस कर सकता। अगर उसे विद इन टाइम केस किया तो ठीक है, अगर विद इन टाइम नहीं किया तब फिर तो वो क्या ही कर सकता है ना। अब इसमें देखो सेकंड वाले पॉइंट में बोला गया है कि अगर वो सेवरल जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर या पार्टनर है, मान लो आप और मैं पार्टनर है और मैं हम दोनों जो है किसी थर्ड पर्सन से आके जो है किसी थर्ड पर्सन से लोन ले लेते हैं, ठीक है। अब हम दोनों इक्वली लाइबल है ना उस लोन को पे करने के लिए, है ना। मान लो हमने वो लोन पे नहीं किया और उसका टाइम पीरियड बेचारे का स्टार्ट हो गया केस करने का, लेकिन उसने हमारे ऊपर केस नहीं किया है कि इन्होंने मेरा लोन वापस नहीं किया। अब आप जाते हो उसको 10 दिन पहले जाके जो है रिटर्न में एक्नॉलेजमेंट दे के आते हो कि यार हम तेरा लोन वापस कर देंगे, तू हमारे अगेंस्ट केस मत करना फिलहाल, है ना। तो अब आप जाके वहाँ एक्नॉलेज करके आए तो वो उसके लिए मैं भी बाइंड होगी क्योंकि हम दोनों जो पार्टनर्स हैं उसमें। तो इसमें ये चीज़ है। और थर्ड वाले में बोला गया है कि अगर इसमें बोला गया है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग अगर एनी लिमिटेड ओनर ऑफ प्रॉपर्टी हु इज शैल वैलिडेट, अगर मान लो जैसे हिंदू लॉ में करता ही होता है ना, जो प्रॉपर्टी की वो देखता है, देख रेख करता है। अब वो बंदा जाके अगर कोई रिटर्न एक्नॉलेजमेंट कराता है तो जो इलीगल हायर्स होंगे वो तो ऑब्वियसली बात है कि वो बाउंड हो जाएंगे उसके रिप्रेजेंटेशन करने से कि वो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट करके आया है, तो ठीक है। तो ये ऐसे ये है, इस सेक्शन का मतलब ये है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 21, इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। अब इसमें बोला गया है कि अगर आप कोई नया प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को सब्सटीट्यूट या ऐड कर रहे हो, आपको पता है ना, आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता है कि कई बार जो है हम लोगों को कुछ पार्टीज को जो है ऐड करना पड़ता है या कईयों को हमें उसमें से डिलीट भी करना पड़ता है। लगाते हो ना 110 की एप्लीकेशन,
मूवी तो मैंने देखी नहीं। देखी नहीं, लेकिन जब आप रूटीन में प्रैक्टिस पे जाओगे ना, तो आप देखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि हमने नेसेसरी पार्टीज को ऐड नहीं किया होता है, तो उसके लिए ऐड करने के लिए हम 110 की एप्लीकेशन लगाते हैं। और अगर उनको कोई ऐसी पार्टी है जो गलत हमने ज्वाइन कर ली है, तो उसको निकालने के लिए, डिलीट करने के लिए 110 की एप्लीकेशन लगती है, ठीक है, बस CPC बनता नहीं। CPC 110 की, ठीक है। ऑर्डर 1 रूल 10। हाँ जी। अच्छा तो अच्छा। अब मान लो अगर कोई प्लेंटिफ या डिफेंडेंट हमने ऐड किया है या सब्सटीट्यूट किया है, तो वो जो सूट है उसके खिलाफ मानी जाएगी उस दिन, जिस दिन से वो सूट चला हुआ है। जी मैम। मतलब इसमें ये बोला गया है कि वैसे तो वो माना जाएगा कि जिस दिन वो पार्टी बनाया उसी दिन से मानी जाएगी, लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया कि अगर वो जो बंदे वो जो छूट गए थे, जिनको ऐड करना चाहिए था पर ऐड नहीं किया, या सब्सटीट्यूट करना चाहिए था सब्सटीट्यूट नहीं किया, लेकिन अगर वो बंदे जो है छूट गए गुड फेथ में, अगर प्लेंटिफ से ये हुआ है या डिफेंडेंट से हुआ है, तब ये माना जाएगा कि वो जो पार्टी थे वो पहले से ही थे जिस दिन से वो सूट फाइल हुआ है। क्लियर है? जी मैम, एक मिनट। जी मैम। क्लियर है ये? जी मैम। वैसे तो ये है कि जिस दिन उनको ऐड करते हैं तब से वो पार्टी मानना जाता है कि वो अभी बने हैं तो अभी से माने जाएंगे, लेकिन अगर वो जैसे मैं प्लेंटिफ हूँ, मैंने किसी बंदे को ऐड ऑन करना है, अब मेरे से वो गलती से छूट गए, मेरी मिस्टेक से छूटे, पर मैंने वो वहाँ पे जो है मेलाफाइड इंटेंशन नहीं, मेरी गुड फेथ में थी मैं। तो अगर आपने गुड फेथ से, अगर आपसे बंदे छूट गए हैं और आपने प्रॉपर केयर एंड क्वेश्चन करने के बावजूद भी अगर उनके नाम आप ऐड नहीं कर पाए थे जिस टाइम आपने केस किया, तो फिर वो मानना जाएगा कि वो बंदे जो हैं पहले जिस दिन से हमने सूट इंस्टीट्यूट की है तब से वो पार्टी हैं। क्लियर है? जी मैम। इसमें मैं पढ़ के बता देती हूँ। वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट अ न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज सब्सटीट्यूटेड और एडेड, द सूट शैल एज रिगार्ड हिम बी डीम्ड टू हैव बीन इंस्टीट्यूटेड व्हेन ही वाज so made up party. सेकंड बोला गया इसमें प्रोवाइजो दैट वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द omission to include a new plaintiff or defendant was due to a mistake made in good faith, it may direct that the suit as regards such plaintiff or defendant shall be deemed to have been instituted on any earlier date. क्लियर है? जी मैम। अच्छा ठीक है। अब सेक्शन नंबर 22 है, इसमें बोला गया है कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच एंड टोर्ट्स। अगर आप मान लो आपके पास आज आपके पास कोई कॉज ऑफ एक्शन आया, ठीक है, जैसे मान लो आपकी बी के साथ लड़ाई हुई, उसने आपके साथ लड़ाई की, आज आपके पास कॉज ऑफ एक्शन आया, ठीक है। जी मैम। अब मान लो आपने आज कोई उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया, लेकिन उसने कल या परसों फिर से आपके साथ लड़ाई की, आपने फिर भी उसको जी मैम। माफ कर दिया, उसने फिर आपके साथ लड़ाई की, पर जिस टाइम पे वो आपके साथ लड़ेगा ना, तब से आपका टाइम पीरियड जो स्टार्ट जो फ्रेश फ्रेश स्टार्ट होता जाएगा। जी मैम। कॉन्टिन्यूइंग अगर ब्रीच कर रहा है या टोट हो रहा है ना, तो फिर जैसे जैसे अगर जिस जिस दिन से वो ब्रीच करेगा उस दिन से जो है नया नया फ्रेश पीरियड स्टार्ट होता जाता है। इसमें बोला गया इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट और इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग टोट अ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगेन टू रन एट एवरी मोमेंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग विच द ब्रीच और द टोट एज द केस में बी कॉन्टिन्यू। क्लियर? ठीक ये है। है किसके लिए है मेनली? तोड़ के लिए। टोट, अगर कोई टोट करता है या कोई ब्रीच करता है, जैसे मान लो आपका कोई पड़ोसी है, वो आपके घर के सामने कूड़ा फेंक देता है, ठीक है, आपने जी उसको मैम। आज भी समझाया लेकिन वो नहीं मानना, आपने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, आपने कल भी समझाया, वो उसने फिर फेंक दिया, जितने टाइम वो ब्रीच करेगा ना, जितने टाइम वो ऐसा करेगा, उतने उतने टाइम से आपके पास नया नया टाइम पीरियड जो स्टार्ट होता जाएगा। मतलब हम पीछे वाले का बहाना नहीं दे सकते। पीछे वाला गया वो निकल गया, जो जिस टाइम से वो दोबारा करेगा वहीं से दोबारा, एट एवरी मोमेंट लिखा है ना इसमें, जिस टाइम पे वो जिस मोमेंट से वो करेगा उसी मोमेंट से आपका नया टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। जी मैम, मतलब पीछे वाला नहीं दे सकते। नहीं, पीछे वाले
तो फिर क्लियर ही हो गया ना, आपने उस टाइम पे एक्शन नहीं लिया, जिस टाइम वो दोबारा करेगा फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। जी मैम। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट नॉट एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेजेस। इन द केस ऑफ अ सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एनी एक्ट विच डज नॉट गिव राइज टू अ कॉज ऑफ एक्शन अनलेस सम स्पेसिफिक इंजरी एक्चुअली रिजल्ट देयर फ्रॉम। अब आपने कोई कंपनसेशन लेना है किसी से, लेकिन वो कंपनसेशन जो है डिपेंड करता है कि आपको कोई इंजरी हो, है ना। अब जिस टाइम पे आपको इंजरी होगी ना, तो वो टाइम उस टाइम जिस टाइम आपको इंजरी हुई होगी उस टाइम से वो स्टार्ट होगा। क्लियर है। जी मैम। इसमें बोला गया है कि द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द टाइम व्हेन द इंजरी रिजल्ट। जिस दिन आपको इंजरी होगी तो उस दिन से आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा, उससे उस चीज के लिए कंपनसेशन लेने के लिए। जी मैम। ठीक है। उसके बाद बोला गया ये जो टाइम पीरियड जो कैलकुलेट किया जाता है, ये किया जाता है जॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। सेक्शन 24 बोल, हाँ जी, टाइम पीरियड किसके ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। जो ये हमारे वाले कैलेंडर होते हैं ना, जी मैम। इन्हीं को बोला जाता है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ये टाइम पीरियड उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है कंप्यूट किया जाता है। क्लियर है। जी मैम। अब नेक्स्ट के जो 3 सेक्शन बचे हैं ना, ये हम करेंगे कल, क्योंकि ये थोड़े ना इम्पॉर्टेंट भी और थोड़े से बड़े भी हैं ना, तो इनको हम कल करेंगे। जी मैम 24 क्या कंप्यूटेशन